आइए सीधे शुरू करते हैं इस नए एक्सप्लेनर को। आज हम एनालिस्ट शिराज माहिर के उस दिलचस्प एस्से को डिकोड करने वाले हैं जो 2026 में ईरान के साथ हो रहे संभावित टकराव और इसके अनपेक्षित नतीजों की पूरी तस्वीर पेश करता है। दरअसल ये कोई आम युद्ध नहीं है, ये एक ऐसा भंवर है जहां उठाया गया हर एक कदम बिल्कुल अनजान और दूरगामी परिणाम ला सकता है। इस विश्लेषण को हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस टकराव के मूल विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को समझेंगे। फिर इतिहास से मिले कुछ जरूरी सबक, आईआरजीसी की असली ताकत, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की मॉडर्न टैक्टिक्स, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर असर और आखिर में उन दो बेहद मुश्किल विकल्पों पर बात करेंगे जो अब बचे हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं। ईरान का सबसे बड़ा विरोधाभास, घेराबंदी से मिलने वाली मजबूती। मूल बात यह है कि लगातार हो रहे सैन्य हमलों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां का शासन गिर जाएगा, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट हो सकती है। इस अराजक युद्ध का मकसद भले ही वहां के रिजीम को कमजोर करना हो, लेकिन अंत में ये वहां की संस्थाओं, खासकर आईआरजीसी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहराई से स्थापित कर सकता है। और इन स्थितियों का विरोधाभास देखना हो तो पॉलिटिकल कॉल्स और जमीनी हकीकत के इस अंतर को देखना काफी है। एक तरफ जनता से बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सेंटकॉम का ये बयान काफी कुछ साफ कर देता है कि जब आसमान से लगातार बम गिर रहे हों तो आम नागरिकों का सड़कों पर विरोध करने निकलना लिटरली नामुमकिन है। आइए अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि मिडल ईस्ट के हालिया इतिहास, खासकर लीबिया और इराक से हमें क्या समझने को मिलता है। अब अगर 2011 के लीबिया और आज के ईरान को कंपेयर करें तो एक बहुत ही बड़ा अंतर नजर आता है। लीबिया में पूरी सत्ता सिर्फ एक तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के पर्सनल नेटवर्क पर टिकी थी। वहां कोई सिस्टम या ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, इसलिए शासन तुरंत ढह गिरा। पर ईरान एक अलग ही लेवल का खेल है। ये एक विशाल और डीपली आइडियोलॉजिकल डीप स्टेट पर निर्भर करता है, इसलिए बाहरी दबाव के बावजूद इसका अचानक से कोलैप्स होना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर हम पड़ोसी देश इराक के पिछले अनुभवों को देखें तो वहां 2003 में सद्दाम के पतन के बाद जो पावर वैक्यूम यानी सत्ता का शून्य पैदा हुआ, उसने एक बेहद खूनी विद्रोह और अंततः आइसिस जैसी खतरनाक ब्यूरोक्रेसी को जन्म दिया। सोर्स नोट करता है कि अगर ईरान में भी कुछ ऐसा ही सत्ता का शून्य पैदा होता है तो बचे हुए आईआरजीसी लड़ाके बेहद खतरनाक और अनुमान से परे तरीके से पलटवार कर सकते हैं। तो आखिर वहां का स्टेट इतना कोहेसिवली कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें तीसरे हिस्से यानी आईआरजीसी की सच्ची ताकत को करीब से देखना होगा। एसए के एस्टिमेट्स बताते हैं कि आईआरजीसी सिर्फ एक आम सैन्य बल नहीं है, बल्कि देश की लगभग आधी इकोनॉमी सीधे तौर पर इनके कंट्रोल में है, चाहे वो स्मगलिंग नेटवर्क्स हों या देश की जरूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इनकी जड़ें सिस्टम में इतनी गहरी हैं कि इन्हें बलपूर्वक बाहर निकालना एक तरह से एक विशाल पजल को सुलझाने जैसा है। इस पूरे सिस्टम के टूटने की उम्मीदें तब और भी धूमिल हो गईं जब आयतुल्ला अली अल सिस्तानी का ये रेयर बयान सामने आया। अली खामेनेई की हत्या के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिया धर्मगुरुओं में से एक का इस मुश्किल घड़ी में राष्ट्रीय एकजुटता बनाए रखने का आह्वान करना, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बाहरी खतरे उनकी पावर बेस को तोड़ने के बजाय और ज्यादा यूनाइट कर रहे हैं। आइए अब चौथे हिस्से में युद्ध के मैदान का रुख करते हैं। मॉडर्न एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी आमने सामने की जगह चालाकी से लड़े जाने वाले युद्ध की आर्थिक सच्चाइयां क्या हैं? 20 से 50 हजार डॉलर सुनकर शायद लगे कि युद्ध में ये रकम क्या ही होती है। खैर, ये सिर्फ एक अकेले शाहेद ड्रोन को बनाने की मामूली सी लागत है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन सस्ते ड्रोन्स को फ्लैटबेड ट्रक्स के पीछे से बहुत ही आसानी से झुंड में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अब जरा इसके काउंटर की तरफ ध्यान दें। $3 मिलियन। जी हाँ, ये उन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए दागे गए सिर्फ एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत है। यही वो विशाल आर्थिक असंतुलन है जो आज के एसिमेट्रिक कॉम्बैट की असली कहानी है। और एक पूर्व नेवी ईओडी अधिकारी का ये डेटा बिल्कुल सटीक बैठता है। जब सिर्फ $265 का एक छोटा सा आईईडी $500 मिलियन के एक मिलिट्री वाहन को बर्बाद कर सकता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये युद्ध टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुश्मनों को सिर्फ खून से नहीं बल्कि उनके खजाने से निचोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
5वें हिस्से में हम इसके आर्थिक असर के दायरे को थोड़ा और बढ़ाकर देखते हैं, जहां ग्लोबल इकोनॉमी इस पूरे खेल में बंधक बनती जा रही है। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक हवाएं ग्लोबल कंज्यूमर्स को बुरी तरह हिट कर रही हैं। यूके में आम लोगों के लिए मॉर्टगेज काफ़ी महंगे हो गए हैं, जबकि पूरे यूरोप में एनर्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। और इन सब का सीधा असर अमेरिका और यूरोप के गठबंधनों को स्ट्रेन करने पर पड़ रहा है। एक और बड़ा पॉइंट ये है कि लगातार इस अस्थिरता से खाड़ी देश अब थक चुके हैं। वो इंक्रीजिंगली अपने हितों को चीन और रूस के साथ जोड़ने को तैयार हैं। अमेरिका को मजबूरी में रशियन ऑयल से सैंक्शंस में ढील देनी पड़ रही है। चीन सऊदी और ईरान की दोस्ती करवा रहा है और यूएई खुलेआम अमेरिकन प्रेशर को इग्नोर कर रहा है। ये एक मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। इन सब चीज़ों को देखते हुए छठे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उन 2 ऑप्शंस की जो यूनाइटेड स्टेट्स के पास बचते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही बेहद निराशाजनक है। पहला ऑप्शन है जल्दी से इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना, यानी एक क्विक ऑफ रैम्प। इसका एम है मार्केट्स को शांत करना और महंगाई से राहत देना। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये IRGC के हौसले को और बढ़ा देगा। उनकी आइडियोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल सुरक्षित बच जाएंगे, जो एसेंशियली इस युद्ध के बेसिक गोल को ही फेल कर देता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? एक लंबा थका देने वाला युद्ध, बिल्कुल 9/11 के बाद के उन युद्धों की तरह, जहां जिहादी ग्रुप्स ने इंटरनेशनल अटैक्स कम किए और अपना पूरा फोकस डोमेस्टिक कंट्रोल पे लगा दिया। इसका नतीजा वही होगा, मिलिट्री पावर की लिमिटेशंस को स्वीकार करना और एक ऐसी भूल भुलैया में फंसना जो दशकों तक चलता रहेगा। तो अब एनालिसिस के आखिर में हमें एक बेहद गंभीर सवाल पर सोचना पड़ेगा। चाहे तयशुदा रास्ता जल्द वापसी का हो या दशकों तक चलने वाले लंबे युद्ध का, क्या ये सब ईरान की उस डीप स्टेट को कमजोर कर पाएगा या फिर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा विद्रोही, समर्पित और अडिग बना देगा? और उन आम नागरिकों का क्या, जो जियोपॉलिटिक्स की इस आग में बिना किसी गलती के पिस रहे हैं?